जय हिंद साथियों, आज है 27 जुलाई और आज 27 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगहों के पे जो है इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर और हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी पीडीएफ की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे क्लिक कीजिए और इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखिए, हर साल हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर जो है विजय प्राप्त की थी, पाकिस्तान को सबक सिखाया था। इसीलिए इसको याद करने के लिए 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। देखिए, कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल इस दिवस को मनाया जाता है विजय दिवस के नाम से। देखिए, 1999 में जब पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकी और कुछ पाकिस्तानी सैनिक चोरी से जम्मू कश्मीर के कारगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे तो इनके खिलाफ जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम का जो है एक अभियान शुरू किया था। और इसी ऑपरेशन विजय के तहत जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट भारतीय सेना ने उतार दिया। तो इसलिए इसको याद करने के लिए ये दिवस मनाया था 26 जुलाई को। और देखिए, जो आपका कारगिल युद्ध हुआ था उसी दौरान भारतीय वायुसेना ने भी एक अभियान चलाया था। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन वाइट सी। ठीक है, ऑपरेशन वाइट सी के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर ये अभियान चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी इस चीज़ को मैंने 2-3 दिन पहले बताया भी था आपको कारगिल विजय दिवस के बारे में पूरे डिटेल में। दूसरा प्रश्न है कि बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए, जो आपके बजराम बेगच हैं ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अभी हाल ही में जो आपके बजराम बेगच हैं जो कि एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, इन्होंने जो है अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति के रूप में जो है अपना पदभार ग्रहण किया है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो बजराम बेगच हैं ये अभी हाल ही में अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, देखिए अल्बानिया जो है आपका कहाँ पे स्थित है, यूरोप में स्थित है। यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है अल्बानिया और इसकी कैपिटल है तिराना और करेंसी यहाँ पे चलती है अल्बानियन लेक। और देखिए, जो अल्बानिया है यहाँ की पॉपुलेशन है 28.4 लाख। बहुत कम पॉपुलेशन है, 28.4 लाख, मतलब 1 करोड़ भी नहीं है। अगला है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया। अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मान के चलिए आपका 1 नंबर सुहा हो गया। तो सुहा नहीं होने दूंगा मैं आपको, आपका 1 नंबर। देखिए, इंदरमीत गिल जो कि भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है। और ये इस पद पर अपॉइंट होने वाले दूसरे भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं। यानी कि दूसरे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है जो कि भारतीय मूल से हैं। देखिए, एक खास बात और है, इंदरमीत गिल से पहले जो आपके कौशिक बासु हैं जिन्होंने 2012 से 2016 तक जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काम किया था। तो ये ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर काम किया था। तो 2 भारतीयों को अब तक ये गौरव मिल चुका है और भारत के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और देखिए, खास बात और है, जो आपके इंदरमीत गिल हैं इनका जो कार्यकाल होगा ये 1 सितंबर 2022 से शुरू होगा। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और प्रेसिडेंट इसके कौन है, डेविड मालपास। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। अगला है कि हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो देखिए, अनंत यशवंत खरे एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। इन्होंने विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल जैसे विभिन्न विषयों पर 19 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ अंटाजीची बखर और बखर अंत कलाची और उदया शामिल है। ठीक है, तो ये सभी जो है इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं विभिन्न विषयों में। और इन्होंने करीब 11 वर्षों तक आजचा सुधारक अखबार के संपादकीय बोर्ड में भी काम किया था और मराठी विज्ञान परिषद के ये सदस्य भी थे। तो ये पूरी डिटेल थी अनंत यशवंत खरे के बारे में। और ये एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। अभी हाल ही में
महाराष्ट्र के पुणे में जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया। देखिए, जो क्रिएट फॉर इंडिया अभियान है इसको भारतीय खेल प्राधिकरण ने शुरू किया है और इस भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा शुरू किए गए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य है जो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, जिसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा और ये खेल 28 जुलाई से इसी महीने में शुरू होगा। ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं उन सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए जो है इस कैंपेन जिसका नाम है क्रिएट फॉर इंडिया, इसको जो है शुरू किया गया है। ठीक है। और देखिए, आपको बता दूं जो बर्मिंघम में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ गेम है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल है, यहाँ पर जो है 16 विषयों में कुल 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल जो है ये भाग लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन, इसको जरूर याद रखिएगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक जो है ये आयोजित हो रहा है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित जो है मैंने बहुत सारी विशेष जानकारी आपको दे दी, जैसे कि इसका आयोजन स्थल और ये कब से कब तक आयोजित होगा, कितने भारतीय एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, कितने गेम में, ये सारी चीज़ मैंने बता दी, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सबसे खास बात, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये है गेम्स फॉर एवरीवन, यानी कि सभी के लिए खेल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को कितनी धनराशि का योगदान दिया। देखिए, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो है जो आपका संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी कहते हैं, तो इसको जो है कुल 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है धनराशि का योगदान दिया है भारत ने। और देखिए, जो ये संस्था है UNRWA, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, तो भारत इसके लिए जो है एक समर्पित दाता है। भारत 2018 से अब तक जो है इस संस्था को मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन में जो है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है दे चुका है। यानी कि भारत ने बहुत बड़ी जो है धनराशि अब तक दे दी है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। ठीक है। अगला कि हाल ही में किसी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए, हाल ही में 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। पहले व्यक्ति आपके हैं जिम मैटिस और दूसरे हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं ये भारत से हैं और ये इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके हैं। दूसरे आपके जो जिम मैटिस हैं ये अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव हैं। तो इस चीज़ को हम सरल शब्दों में एक लाइन में कैसे याद करेंगे, याद कर लीजिए कि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस को भी जो है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा, याद रखेगा। अगला कि हाल ही में भारत और जापान ने कहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया। देखिए, हाल ही में अंडमान सागर में जो है भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया था। और भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो भारत का अपतटीय गश्ती पोत है INS सुकन्या और जापान का जो युद्धपोत था JS समिदारे, इन दोनों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और इन दोनों ने ऑपरेशनल इंटरेक्शन के हिस्से के रूप में सीमैनशिप गतिविधियों, विमान संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास सहित विभिन्न अभ्यास किए। तो इसको याद रखेगा। और देखिए, एग्जाम में जो है इस तरीके के जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें यही चीज़ पूछी जाती है कि मतलब कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया, दूसरा किसके किसके बीच में आयोजित किया गया, और अगर ये जो है नौसेना का अभ्यास हो तो उसमें पूछता है कि कौन कौन सी युद्धपोतों ने पार्टिसिपेट किया। तो इतना ही रटना है आपको और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि भारत और जापान के बीच में अंडमान सागर में हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया था। यहाँ पर भारत का जो गश्ती पोत था इसका नाम क्या था? INS सुकन्या। जापान का जो पोत था इसका नाम था JS समिदारे। इन दोनों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने। तो देखिए, जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है इसके नए CEO बने हैं नकुल जैन।
देखिए पेटीएम कंपनी के बारे में एक चीज़ बहुत बुझाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो पेटीएम को विजय शेखर शर्मा के द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और चूंकि इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसलिए यूपी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे मुंबई पे क्लिक कर देते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, 2010 में स्थापित हुआ था। और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। और जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, इसके नए सीईओ बन गए हैं नकुल जैन। याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है। अगला है कि किस राज्य का जो बुरहानपुर जिला है, ठीक है, तो बुरहानपुर जिले को भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया, मतलब घोषित किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, इसको जो है भारत के पहले हर घर जल प्रमाणित जिले के रूप में जो है अभी हाल ही में एक तरीके से कहा जाए प्रमाणित किया गया है। और जो बुरहानपुर है ये देश का पहला ऐसा जिला है जहाँ पर सभी उस जिले के जो 254 गांव हैं उन गांव में जो है लोगों को नल से पानी, मतलब पीने का पानी जो है वो मिल रहा है। और पीने का पानी जो है ये बिल्कुल साफ है, ठीक है, तो पीने का साफ जल मिल रहा है, इसको याद रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आपसे जब भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, आपको ये प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है ये भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो ये थे आपके आज के सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया, बताइए। अगला कि वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने, कमेंट बॉक्स में बताइए। और तीसरा कि 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, आंसर बताइए। चौथा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसका उत्तर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, बताइए। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य नंबर 1 है। तो देखिए कर्नाटका जो है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। और इस इंडेक्स के बारे में परसों मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था आपको, तो परसों का वीडियो देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा था कि हाल ही में किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जयंती प्रसाद। और देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय को सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। और इस समिति का चेयरमैन संजय अग्रवाल को बनाया गया है। और एक खास बात और है, मार्गन स्टैनली ने भारत का जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है 2022-23 का, तो 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत के जीडीपी अनुमान को घटाकर मार्गन स्टैनली ने कर दिया है 7.2%। और पांचवा था कि हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट को नीति आयोग ने जारी किया है, याद रखिएगा। और इसके साथ एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, जवाब तो मैंने इसका दे दिया है कि नीति आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।